गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज अपन चालू करने वाले हैं अपना अगला एमसीक्यू हम करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो अपना अगला एमसीक्यू का नंबर है एमसीक्यू नंबर 6। केस सिनेरियो नंबर 6 को अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या बोलता है केस सिनेरियो नंबर 6, अपन इसको पढ़ेंगे। चलिए, अनन्या गुप्ता है सिटीजन ऑफ इंडिया, लिव विथ हर फैमिली इन न्यूयॉर्क। और अपनी फैमिली के साथ न्यूयॉर्क में रहती है। सन 2000 से न्यूयॉर्क में रहती है। ठीक है। सी विजिटेड इंडिया फ्रॉम फर्स्ट 21 मार्च 2024 टू 28 सितंबर 2024, मतलब 21 मार्च 2024 से लेके 28 सितंबर 2024 तक वो इंडिया में रहती है। टू टेक केयर ऑफ हिज एलाइंग मदर इन द लास्ट 4 years सी हैज बीन विजिटिंग इंडिया फॉर 100 days एवरी ईयर टू बी विथ हर मदर। अपनी माँ के साथ रहने के लिए वो हर साल क्या करती थी, 100 दिनों के लिए इंडिया आती थी इसके पिछले 4 सालों में। ठीक है। सी ओन्स एन अपार्टमेंट एट न्यूयॉर्क, उसका एक घर है न्यूयॉर्क में, विच इज यूज एज रेजिडेंट, उसके रेजिडेंट के लिए वो यूज करती है, मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड है। द एक्सपेक्टेड रेंट उसका कितना है, $32,000 है। 32,000 उसका डॉलर्स का क्या एक्सपेक्टेड रेंट है पर एनम का। और 75 रुपीज चल रहा है $1 का रेट अभी। म्युनिसिपल टैक्स जो उसने पे किया है वो किया है न्यूयॉर्क में $2,000 का। $2,000 का उसने क्या किया है, म्युनिसिपल टैक्स पे किया है। ठीक है। अब मेरी बात समझना, इतनी इन्फॉर्मेशन अपन ने देखी है, इसमें अपन को सबसे पहले अपन को ये देखना है कि वो इंडिया की रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। वो इंडिया की क्या है, रेजिडेंट है या वो नॉन रेजिडेंट है। वो कैसे देखेंगे, पता है, अगर जब कोई विजिट करने के लिए इंडिया आता है तो अपन उसका रेजिडेंसी स्टेटस देखने के लिए वो चेक करते हैं कि वो 182 डेज इस इंडिया में है या नहीं इस साल में, तब वो बन जाएगी रेजिडेंट, अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगी। तो अपन चेक करेंगे कि इस साल में वो 182 डेज रही है या नहीं रही है। चलिए, तो सबसे पहली बात करेंगे, अप्रैल से बात करेंगे अपन। 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक चेक करेंगे। सो 25 नहीं, 24 से लेके 25, राइट। 24 से लेके 25 तक अपन चेक करेंगे कि कितना दिन इंडिया में रही है, कितने दिन वो इंडिया में रही है। उसके बेसिस पे अपन डिसाइड करेंगे कि वो रेजिडेंट है या वो नॉन रेजिडेंट है। तो अप्रैल की बात करें तो वो 30 दिन अप्रैल में इंडिया में रही थी। मई में 31 दिन, जून में 30 दिन, जुलाई में 31 दिन, अगस्त में 31 दिन, और सितंबर में हो रही थी 28 डेज, है ना। 28 सितंबर तक इंडिया में थी। इंडिया को छोड़ के वो 28 सितंबर को छोड़ के गई है। अब पता है, जिस दिन इंडिया में आती है और जिस दिन इंडिया छोड़ के जाती है वो दोनों दिन उसका इंडिया में माना जाता है, एक्सेप्ट एज ए, अगर आप इंडिया छोड़ते हो एज ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियनशिप। अगर आप एज ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियनशिप अगर इंडिया छोड़ते हो तो उसके केस में क्या होता है ना, कि जिस दिन आप इंडिया छोड़ते हो और जिस दिन इंडिया में वापस आते हो वो दोनों दिन आपके इंडिया के बाहर माने जाते हैं। बट बाकी सारे केसेस में क्या होगा ना, जिस दिन आप इंडिया छोड़ते हो जिस दिन आप इंडिया में आते हो वो दोनों ही दिन आपके इंडिया में माने जाते हैं। तो आपका टोटल डेज कितने हुए, आपके टोटल डेज होंगे 2 3 4 5 6, 181 डेज। 181 डेज। तो पता है अपनी कंडीशन क्या है, 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहा तभी वो रेजिडेंट बनता है। मतलब ये क्या बन जाएगी, अपनी नॉन रेजिडेंट बन जाएगी। अनन्या क्या बन जाएगी, अपनी नॉन रेजिडेंट बन जाएगी। चलिए, यहां तक आपको क्लियर है। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है सी टुक ओनरशिप एंड पोजेशन ऑफ हर हाउस प्रॉपर्टी इन न्यू दिल्ली। मतलब उसने न्यू दिल्ली में घर खरीदा है 25 मार्च 2024 को। 25 मार्च 2024 को उसने क्या किया, घर खरीदा है फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। उसने खुद रहने के लिए क्या किया, घर खरीदा है। तो जब वो इंडिया में रहेगी तब वो क्या रहेगी, उस घर में खुद रहने वाली है। द म्युनिसिपल वैल्यू कितना है उस घर का, 4,20,000 पर एनम है। उसका फेयर रेंट है 4,50,000 पर एनम। और वो प्रॉपर्टी टैक्स यानी कि म्युनिसिपल टैक्स पे करती है 22,000 रुपए का। और 21 मार्च 2025 को क्या करते हैं ना, सॉरी 21 मार्च 2025 को क्या करते हैं ना, म्युनिसिपल टैक्स पे करती है। सी हैड टेकन ए लोन ऑफ 16 लाख रुपीज एट द रेट 10% फ्रॉम आईडीबीआई बैंक ऑन 1 अप्रैल 2020 फॉर कंस्ट्रक्शन दिस हाउस। इस घर को बनाने के लिए, इस घर को कंस्ट्रक्शन कराने के लिए उसने क्या लिया, लोन लिया 16 लाख रुपए का। जिस पे ब्याज कितना है, 10% पर एनम का उस पर ब्याज रहने वाला है। 1 अप्रैल 2020 को उसने लोन लिया है, 1 अप्रैल 2020 को उसने लोन लिया है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है। और ये घर बन के कंप्लीट कब हुआ, ये घर बनके कंप्लीट हुआ था उसका 20 मार्च 2024 को ये घर बनके उसका कंप्लीट हो गया था। और उसने क्या किया है, अभी तक एक भी रुपया प्रिंसिपल का पेमेंट नहीं किया है। नो अमाउंट हैज बीन पेड टुवर्ड्स प्रिंसिपल रिपेमेंट फॉर सो फार। द हाउस इज वेकेटेड फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। मतलब जब वो 28 सितंबर को चली गई इंडिया से बाहर, उसके बाद वो घर खाली ही पड़ा है उसके बाद, मतलब उसने किसी को दूसरे को रेंट पे नहीं दिया है। तो यहां तक अपने पास इस हाउस प्रॉपर्टी का सारा इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद अपन बात करते हैं, सी हैड ए हाउस प्रॉपर्टी इन मुंबई। उसका मुंबई में भी एक घर था, विच वॉज सोल्ड ऑन 28 मार्च 2024। मतलब ये साल शुरू होने से पहले उसने क्या किया, उस घर को
बेच दिया था, उस घर के रिस्पेक्ट में ऑफ दिस हाउस सी रिसीव एरियर्स ऑफ रेंट, उसको एरियर्स ऑफ रेंट मिला है 3 लाख रुपए का, उसको 3 लाख का क्या मिला, एरियर्स ऑफ रेंट मिला। पता है एरियर्स ऑफ रेंट जब अपन को मिलता है तब टैक्सेबल होता है, ये अपन को कब मिला, 4 Feb 2025 को, मतलब अपने इस करंट ईयर में उसको क्या मिला है ना, एरियर्स ऑफ रेंट मिला है। दिस अमाउंट हैज नॉट बीन चार्जेबल टू टैक्स अर्लियर इन द, पहले इसका टैक्सेबल, ये पहले टैक्सेबल नहीं हुआ है, तो अभी आपको क्या करना है, इसको टैक्सेबल करना रहेगा। सी डज नॉट हैव एनी इनकम अंडर एनी अदर सोर्स, इसके अलावा इसका कोई भी इनकम नहीं है इंडिया में। अब अनन्या है ना, जो अनन्या गुप्ता है, वांट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, मतलब वो 115 बीएससी फॉलो नहीं करती है, वो नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स पे करती है। वो किससे टैक्स पे करेगी, नॉर्मल प्रोविजन से। इसके बेसिस पे आपको क्या करना है ना, इसके बेसिस पे आपको एमसीक्यूज के आंसर देने हैं। तो अपन सबसे पहले देखते हैं इसके इंडिया में कितने घर है। इसके इंडिया में 2 घर है, 2 घर थे सॉरी, इसका ये घर तो पिछले साल इसने बेच दिया है, तो इसका इंडिया में कितना, 1 घर है। तो पता है अपन 2 हाउस प्रॉपर्टी तक अपना सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अगर अपन 2 है तो 2 तक अपन क्या कर, जीएवी अपन नील मान सकते हैं, तो इसका जीएवी नील आ जाएगा। तो जो मुंबई वाली दिल्ली वाली प्रॉपर्टी है, दिल्ली में जो उसका घर है उसका जीएवी आ जाएगा नील, तो उसका जो म्युनिसिपल टैक्स का रिडक्शन है वो भी इसको नहीं मिलेगा, तो उसका अनेवी आ जाएगा नील। उसमें से इसको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, जो भी 0 का 0 ही आता है। फिर उसको मिल जाएगा इंटरेस्ट का रिडक्शन। पता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अगर अपन बीएससी फॉलो नहीं करती, तो अगर आपने कंस्ट्रक्शन को, घर को बनाने के लिए आपने लोन लिया है, तो उसका इंटरेस्ट कितना रिडक्शन मिलता है आपको, मैक्सिमम 2 लाख रुपए मिलता है। तो यहाँ इंटरेस्ट है कितना, सबसे पहले अपन वो निकालेंगे। तो मेरी बात समझना, इन्होंने किया क्या, इन्होंने लोन लिया है, इन्होंने लोन कब लिया, इन्होंने लोन लिया है 1 अप्रैल 2020 को, इन्होंने लोन लिया है 1 अप्रैल 2020 को इन्होंने लोन लिया है। इनका घर बन के कंप्लीट कब हुआ, 28 मार्च को, राइट। यहाँ पे इनका घर बन के कंप्लीट हो गया 28 मार्च 2024 में, ठीक है। और अब मेरी बात समझना, अपन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड किसको मानते हैं, जिस साल में आपका घर बन के कंप्लीट हुआ उसका जस्ट पिछला 31 मार्च, यानी कि 20 मार्च 2024 का पिछला 31 मार्च कब आया होगा, ये आया होगा 31 मार्च 2023। तो ये वाला जो पीरियड है इसको बोलेंगे अपन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट का जो लोन का जो इंटरेस्ट आएगा उसको बोलेंगे अपन प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, राइट। अब प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कितना आएगा, प्री कंस्ट्रक्शन अपना इंटरेस्ट कितना आने वाला है। अब मेरी बात समझना, अपना लोन का अमाउंट है 16 लाख रुपए, राइट। 16 लाख अपना लोन का अमाउंट है, इस पे 10% इंटरेस्ट लगता है, तो पर एनम का इंटरेस्ट कितना आएगा, ये आएगा 1,60,000। अब मेरी बात समझना, अप्रैल 20 में अपने लोन लिया, तो अप्रैल 20 खत्म को पता है 31 मार्च 2021 में, फिर 22 में, फिर 23 में, 3 साल हो गए। तो अपना 3 साल का ब्याज रहेगा अपना प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, ये आएगा 4,80,000। ये अपना प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट रहेगा, ये अपना कितना है, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट रहेगा। और पता है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का रिडक्शन कैसे मिलता है, 5 पीपल इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है। इसमें 5 का डिवाइड कर देंगे अपन, इसमें अपन क्या करेंगे ना, इसको 5 से अपन डिवाइड कर देंगे, राइट। 4,80,000 डिवाइड बाई 5, तो अपने पास पर एनम का डिडक्शन आ जाएगा 9600, हाँ 96,000 अपना पर एनम का क्या आ जाएगा, डिडक्शन आ जाएगा, राइट। अब मेरी बात समझना, जिस ईयर की अपन बात कर रहे हैं, जिस ईयर की अपन बात कर रहे हैं वो वाला कौन सा ईयर है, वो वाला अपना ईयर है सर 1 अप्रैल 2024 टू लेके 31 मार्च 2025। इस साल में इंटरेस्ट कितना आएगा, इस साल में इंटरेस्ट कितना आएगा, इस साल में इंटरेस्ट कितना आएगा देखते हैं। एक तो जो नॉर्मल आएगा 16 लाख का 10% यानी 1,60,000, ये तो हो गया अपना करंट ईयर। इसमें अपन प्लस कर देंगे 96,000 जो है आपका प्री कंस्ट्रक्शन वाला, ठीक है। तो अपना टोटल जो आएगा वो आएगा अपना 256 आई थिंक, ओके। ये अपना आएगा टोटल इंटरेस्ट। बट पता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो मैक्सिमम आपको कितना मिलेगा, 2 लाख की आपको यहाँ पे रिडक्शन मिलने वाला है। चलिए ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे ना, 2 लाख के इंटरेस्ट का रिडक्शन ले लेंगे यहाँ पे। तो अपने पास क्या आएगा ना, हाउस प्रॉपर्टी से लॉस आ जाएगा 2 लाख रुपए का, राइट। चलिए सब न्यू योग वाली प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं।
अब ये क्या है, नॉन रेजिडेंट है, तो नॉन रेजिडेंट के केस में इंडिया में कौन सा वाला इनकम टैक्सेबल होता है, ओनली जो एक्रू अराइज इन इंडिया होता है, राइट। तो ये वाला इंडिया इसको बाहर ही रिसीव्ड होता है, रिसीव्ड भी नहीं होता है, इसका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो उसको इससे कुछ इनकम आता ही नहीं है। तो ये अपने पहली बात तो ये ना, ये अपने इनकम के स्कोप में नहीं आता, अपने इंडिया के, अपने इंडिया में इनकम के स्कोप में नहीं आती ये वाली इनकम, क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट है, राइट। चलिए, तो ये अपने स्कोप में ही नहीं आता। चलिए, उसके बाद जो मुंबई वाला प्रॉपर्टी है, तो वो तो पहले ही बेच दिया इन्होंने, तो इसका जो 3 लाख रुपए अभी रिसिप्ट हुआ है वो अभी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। और पता है एरियर्स ऑफ रेंट के केस में मैंने आपको बताया था ओनली स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 30% का, उसके अलावा कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलता है। तो मुंबई वाली हाउस की बात करते हैं, एरियर कितना मिला है, वो मिला है 3 लाख रुपीज़ का, उसमें से अपन 30% लेस कर देंगे, वो अपना आएगा 90,000। तो अपने पास जो आएगा वो आएगा 2,10,000, अपने पास क्या आ जाएगा ना, टैक्सेबल इनकम आ जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी का अपने इनकम आ जाएगा, राइट। तो अपना टोटल हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कितना होगा, तो 2,10,000 तो ये इनकम है और 2 लाख अपना लॉस है, तो टोटल अपना हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होगा, टोटल हाउस प्रॉपर्टी ये होगा अपना 10,000, राइट। ओके, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं। चलिए, ठीक है, ओके। अब अपन क्या करेंगे ना, फटाफट से एमसीक्यूज देखेंगे। सबसे पहला एमसीक्यू क्या बोलता है, व्हाट वुड बी द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अनन्या गुप्ता फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, नॉन रेजिडेंट है, अपने लिए क्या है, नॉन रेजिडेंट है। सेकंड वाला, मिस अनन्या गुप्ता कैन क्लेम बेनिफिट ऑफ नील एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 इन रिस्पेक्ट ऑफ, कौन से हाउस के रिस्पेक्ट में क्या कर सकती है, नील वैल्यू अपना क्लेम कर सकती है। पहली बात तो न्यूयॉर्क वाला जो हाउस है वो अपने इनकम के स्कोप में ही नहीं आता, तो उसके अपन बात ही नहीं कर सकते। सेकंड, मुंबई वाला हाउस है, उसने साल शुरू होने से पहले ही बेच दिया, तो उसकी अपन बात नहीं कर सकते। अब बचा कौन सा, ओनली दिल्ली वाला हाउस, तो दिल्ली वाले हाउस को क्या कर सकती है, नहीं ये नील वैल्यू क्लेम कर सकती है। अब देखो दूसरे ऑप्शन में क्या लिखा है, न्यूयॉर्क हाउस, नाम भी नहीं लेना है, अपने इनकम के स्कोप में ही नहीं आता ये चीज, ठीक है। सेकंड वाला दिल्ली वाला हाउस सही है, क्या लिखा है, दिल्ली हाउस अलोन हर न्यूयॉर्क हाउस विल बी डीम्ड टू बी लेट आउट, भाई कुछ भी नहीं माना जाएगा, वो अपने इनकम के स्कोप में नहीं आता, तो ये भी गलत है। और आगे वाला क्या है, बोथ, बोथ आते ही तो गलत हो ही गया है, ठीक है। अगला क्या है, व्हाट इज द इनकम चार्जेबल टू अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ अनन्या गुप्ता फॉर असेसमेंट ईयर 25-26, कितना इनकम टैक्सेबल होगा, अपने यहाँ पे अभी कंप्यूट किया, अपन ने क्या किया, अभी कंप्यूट किया 10,000 रुपीज़, अपन ने अभी कंप्यूट किया 10,000 रुपीज़, तो यहाँ पे जहाँ 10,000 दिख रहा है उसको क्या करेंगे, अपन ऑप्शन को टिक कर देंगे, राइट। चलिए, फोर्थ क्या कहता है, अज्यूमिंग दैट फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन अलोन अनन्या गुप्ता हैज लेट आउट हैज फ्लैट इन न्यूयॉर्क, अपने न्यूयॉर्क वाले फ्लैट को क्या करते हैं, वो किराए पे दे देती है। कितने टाइम के लिए किराए पे देती है, जब वो इंडिया में आती है, जब वो इंडिया में आती है तो क्या करती है, वहां पे उसको रेंट पे देके आती है फॉर सम ऑफ $6,000 पर मंथ, मतलब $6,000 पर मंथ में क्या करती है, उसको रेंट पे दे देती है। सच रेंट वाज रिसीव्ड इन बैंक अकाउंट ऑफ इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के बैंक अकाउंट में उसको रिसीव्ड होता है। उसके बाद वो क्या करती है ना, उस पैसे को इंडिया में मंगा लेती है दूसरे बैंकिंग चैनल से। तो आपको निकालना है कि इसका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कितना होगा सस्पेंडेड 25-26 के लिए। अब मेरी बात समझना, अगर आपको इंडिया में फर्स्ट टाइम रिसीव होता है ना इंडिया में, तभी इंडिया में टैक्सेबल होता है। मतलब जैसे टेनेंट क्या करता है ना, सीधा इसके इंडिया के बैंक अकाउंट में डालता है पैसा, तो इंडिया में वो टैक्सेबल हो जाता। बट उसने न्यूयॉर्क के बैंक अकाउंट में डाला, फिर उसने बैंकिंग चैनल से उस पैसे को इंडिया में मंगाया है, तो ये इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। तो इसका कितना टैक्सेबल होगा, वही जो सेम अपना ऊपर वाले एमसीक्यू में होता है 10,000, यही उसका टैक्सेबल इनकम रहने वाला है। यहाँ पे अपना क्या हो जाता है, एमसीक्यू नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है, राइट। अब फटाफट से एक बार क्या करना है, एमसीक्यू चारों को आप देख लेंगे, एक बार फटाफट से एक बार आप देख लेंगे, और फिर अपन क्या करेंगे ना, नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करने वाले हैं, नेक्स्ट अपना केस सिनेरियो की अपन बात करने वाले हैं। एक बार आप आंसर्स भी मैच कर सकते हैं जो मैंने टिक करवाए हैं, क्या पता कोई गलत निकल जाए, क्या पता कोई गलत निकल जाए। उसके बाद अपन क्या करेंगे केस सिनेरियो नंबर 7 की अपन बात करने वाले हैं। चलिए फटाफट से एक बार देख लीजिए आप। चलिए चलिए केस सिनेरियो नंबर अपन 7 देखते हैं, केस सिनेरियो नंबर अपन 7 को देखते हैं क्या लिखा है। राम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स is a sole proprietorship concern of Mr. Ram. The main business of this concern is construction and development and sale of residential and commercial units. मतलब राम बिल्डर्स एंड डेवलपर करके मिस्टर राम का एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, उसमें वो क्या करता है ना, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करता है और फिर वो क्या करता है ना, डेवलप करके उसको
सेल कर देता है। वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज को भी सेल करता है और कॉमर्शियल यूनिट्स को भी वो सेल करता है। राम बिल्डर्स एंड डेवलपर डेवलप्ड ए प्रोजेक्ट नेम लग्जरिया हेवन विच हैज बोथ रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल यूनिट्स। मतलब उन्होंने एक लग्जरिया हेवन करके एक प्रोजेक्ट हाथ में लिया है, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। उसमें रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस भी है, मतलब घर भी है, और आपके कॉमर्शियल यूनिट्स भी उसमें रहने वाले हैं। It obtained certificate of completion for the subject project with effect from 31st March 2024। मतलब 31 मार्च 2024 को उसके बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया कि आपका ये सब कुछ रेडी है। राम सोल्ड मेजोरिटी ऑफ दिस रेजिडेंशियल यूनिट एंड कमर्शियल यूनिट इन फाइनेंशियल ईयर 24-25। मतलब उन्होंने क्या किया ना, 31 मार्च 2024 को सब कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया, और अगले 24-25 में उसने क्या किया ना, लगभग क्या कर दिया ना, उसने रेजिडेंशियल और कमर्शियल यूनिट्स को बेच दिया है। अब उसके बाद 30 रेजिडेंशियल यूनिट बची है और 15 कॉमर्शियल यूनिट उसके बाद क्या बची है, स्टॉक में बची है ऑन 31 मार्च 2025। 31 मार्च 2025 में उसके बाद क्या है ना, 30 तो रेजिडेंशियल यूनिट्स है और 15 कॉमर्शियल यूनिट्स उसके बाद क्या बची है, स्टॉक में रह गई है। ड्यूरिंग द पीरियड देयर वाज अ स्लम इन द रियल एस्टेट सेक्टर। इन ऑर्डर टू अर्न सम इनकम फ्रॉम दीज यूनिट्स, राम इंसिडेंटली लेट आउट सम ऑफ द यूनिट्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। उसने क्या किया ना, रियल एस्टेट में भारी गिरावट आ गई, मतलब प्लॉट बिकने वगैरह बंद हो गए, तो क्या हुआ ना, उसने क्या किया, जो उसके पास स्टॉक पड़ा था, मतलब 30 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी और 10 उसके पास 15 उसके पास कॉमर्शियल यूनिट्स थे, उसमें से उसने कुछ को क्या किया, भाड़े पे चढ़ा दिया। उसने उसको क्या किया, कुछ को उनके भाड़े पे चढ़ा दिया उसको। द डिटेल ऑफ यूनिट कंस्ट्रक्टेड सोल्ड एंड हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड आर गिवन अंडर। अब उसके बाद रेजिडेंशियल यूनिट जो उसने बनाई थी, वो बनाई थी 100, उसमें 70 बिक चुकी है। उसके बाद 30 क्या है ना, स्टॉक इन ट्रेड में पड़ी हुई है। 30 में से उसने 10 को क्या किया, लेट आउट कर दिया है, मतलब किराए पे दे दिया है, और 20 को उसने किराए पे नहीं दिया है। 10,000 रुपये पर मंथ उसका किराया है। सेम कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज में 40 बनाई थी, 25 बिक गई, 15 भी बाकी है, 15 में से 5 उसने क्या दिया, और रेंट पे दे दिया है, और 10 उसने रेंट पे नहीं दिए, तो 18,000 रुपये पर मंथ का उससे रेंट वो चार्ज करता है उनका। ठीक है, अब मेरी बात समझना, मैंने आपको जब हाउस प्रॉपर्टी पढ़ाया था, मैंने बताया था कि जब आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आता है और आपका वो यूनिट्स जो एज ए स्टॉक इन ट्रेड पड़ी है, तो वहां से 2 साल तक क्या मानी जाती है, सेल्फ ऑक्यूपाइड मानी जाएगी, अगर आपने इसको रेंट पे नहीं दिया है तो। मतलब ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना 30, इनके ऊपर ये जो 30 प्रॉपर्टी है आपकी, ये जो आपकी 30 प्रॉपर्टी है, इनको जस्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट आया उस ईयर से 2 साल में क्या माना जाएगा, उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड ही माना जाएगा। इनका भी रेंट चार्ज नहीं माना जाएगा, इनको भी जिम टू बी लेट आउट नहीं माना जाएगा। बट जो लेट आउट कर दी है उन पर तो टैक्स लग जाएगा आपका हाउस प्रॉपर्टी हेड में। सर हाउस प्रॉपर्टी में क्यों लगेगा, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी से ना, इसका तो अपना बिजनेस हेड में जाना चाहिए। देखो मैंने क्या बताया ना, बिजनेस हेड में तब जाता है जब आपका कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज को रेंट पे देने का बिजनेस हो। इसका बिजनेस तो क्या है, कॉम्प्लेक्स बनाओ बेचो, तो इसका ये बिजनेस नहीं है, इसलिए हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होने वाला है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आउट ऑफ द रेजिडेंशियल यूनिट सोल्ड 5 रेजिडेंशियल यूनिट्स वर सोल्ड टू हिज फ्रेंड। उसने मतलब जो रेजिडेंशियल यूनिट्स बेची है ना, उसमें से 5 किसको बेची है, अपने फ्रेंड को बेची है, इसका नाम है मिस्टर गौरव, और वो भी क्या है, रियल एस्टेट डेवलपर है। 15 फरवरी 2025 को बेची है फॉर 20 लाख रुपीज ईच। मतलब 5 यूनिट्स है, इसको बेची है, कितने में बेची है, 20 लाख ईच में बेची है। 20 लाख इंटू 5, तो उसने 1 करोड़ का तो अपने फ्रेंड को बेचा है, 1 करोड़ का तो क्या किया, अपने फ्रेंड को बेचा है। द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल वाज 23 लाख। स्टैम्प ड्यूटी कितना था उसका, 23 लाख था जब उसने सेल किया है। इच हाउएवर द एग्रीमेंट ऑफ सेल वाज एंटर्ड इनटू 1 नवंबर 2024। मतलब 1 नवंबर को उन्होंने क्या एग्रीमेंट कर लिया था, पता है एग्रीमेंट कर लिया था। उस दिन उसने क्या किया ना, उस दिन उसने क्या किया कि उस दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 22 लाख रुपीज। ठीक है, उसने राम ने क्या किया, उसने 1 लाख रुपए उससे रिसीव कर लिया अपने फ्रेंड से, और अकाउंट पे ही चेक से। अपने जब बिजनेस हेड बढ़ाता था, आपने क्या देखा था, अगर आप स्टॉक इन ट्रेड को बेचते हो और आपने क्या किया ना, आपका पता अलग अलग होता है, एक तो एग्रीमेंट का रेट होता है आपका, एक एग्रीमेंट का रेट है, एक रजिस्ट्रेशन का रेट होता है। ये आपका रजिस्ट्रेशन का रेट है, ये आपका एग्रीमेंट का रेट है। अगर एग्रीमेंट को रेट को अगर आपको एक सिंगल रुपीज भी मिल जाता है, एक सिंगल रुपया भी मिल जाता है बाय अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट में डिमांड ड्राफ्ट वगैरह से, अगर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से अगर आपको एक सिंगल रुपया भी मिल गया, तो इस दिन की डेट का जो एसडीवी आएगा ना, उसको अपन क्या कर लेंगे, कंसिडर करेंगे कैलकुलेशन के लिए। और अगर आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, या फिर आपको इन स्पेसिफाई मोड से पैसा नहीं मिला है, तो अपन इस दिन का डेट का क्या करेंगे, एसडीवी अपन कंसिडर करने वाले हैं। बट इसको 1 लाख रुपए 1 नवंबर को मिल गए थे, वो अकाउंट पे ही चेक से, तो इस दिन की जो एसडीवी है उसी को अपन क्या करेंगे, कैलकुलेशन में अपन कंसिडर करने वाले हैं। सर कैलकुलेशन क्या है, अब कैलकुलेशन कुछ भी नहीं, छोटा सा फॉर्मूला है, वो है आपका सेल कंसिडरेशन और एसडीवी, विच एवर इज हायर होगा ना, उसको अपन क्या मानेंगे ना, अपना सेल कंसिडरेशन मानने वाले हैं। ठीक है, तो आपने कितने में बेचा, आपने बेचा है 20 लाख में, और इस दिन आपको रुपए मिल गया, तो एग्रीमेंट की डेट को कितना था एसडीवी अपना, 22 लाख रुपए। इन दोनों में से हायर कौन सा है, 22 लाख रुपए, अपन क्या मान लेंगे, आपका
सेल कंसिडरेशन मान लेंगे। बट इसमें एक कंडीशन ये भी दे रखी है, अगर आपका जो एसडीवी है वो अगर आपका सेल कंसिडरेशन का 110% तक है तो अपन सेल कंसिडरेशन को ही आपका ट्रांसफर प्राइस अपन मान लेंगे। अब मेरी बात समझना, तो ये 20 में अगर मैं 10% जोड़ दूं कितना था 22, मतलब इसका 110% तक ही है, तो अपन 20 को ही क्या मान लेंगे यहाँ पे, सेल कंसिडरेशन यहाँ पे मान लेंगे। सर ये थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा मेरे को अलग सा लग रहा है। अब मेरी बात समझना, देखो अपना क्या दे रखा है, अपन को दे रखा है कि अपन को क्या मानना है अपना सेल प्राइस। तो सेल प्राइस क्या मानेंगे, अपन ने कितने में ट्रांसफर किया उसको, और एसडीवी कितना है उस डेट का, विच एवरेज जो हायर होगा अपना क्या मान जाएगा, ट्रांसफर प्राइस माना जाएगा, अपना सेल कंसिडरेशन माना जाएगा। बट ध्यान रखना, अगर आपका सेल कंसिडरेशन आपके एसडीवी से 110% तक की है, मतलब अगर आप अपने सेल कंसिडरेशन में अगर आप एक 10% ऐड करते हैं तो आपका एसडीवी आ जाता है, तो आप सेल कंसिडरेशन को ही अपना फाइनल सेल कंसिडरेशन हम मान सकते हैं, ट्रांसफर प्राइस आप मान सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या करेंगे, अगर यहाँ पे 23 होता ना, यहाँ पे 23 होता, तो आपको 23 लेना पड़ता है यहाँ पे सेल कंसिडरेशन। तो यहाँ पे क्या लेंगे, 20 लाख अपन क्या लेंगे, अपना सेल कंसिडरेशन यहाँ पे ले लेंगे। तो 20 लाख अपन सेल कंसिडरेशन ले लेंगे अपना यहाँ पे। चलिए, तो क्या आ जाएगा अपने पास, 1 करोड़ का अपने क्या आ जाएगा ना, सेल आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन आगे। अपन को क्या दे रखा है, आगे दे रखा है इन इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपको क्या करना है, एमसीक्यूज का आपको आंसर देना है। तो पहला एमसीक्यू क्या है, पहला एमसीक्यू क्या है देखते हैं अपन। While computing the total income of Mr. Ram, the income from residential and commercial unit let out during the previous year 24-25 will be taxable under head। अब मेरी बात समझना, उसने जो किराए पे दिए हैं कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज को, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को, वो कौन से हेड में टैक्सेबल होगा। वैसा बोल दूं कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज को रेंट पे दिया वो आपका हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा, और जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज को दिया वो आपका बिजनेस हेड में टैक्सेबल होगा। आंसर इज नो। क्यों सर, उसका बिजनेस होना चाहिए कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज को रेंट पे देने का, उसका रेंट पे देने का बिजनेस नहीं है, इसका मतलब सारी इनकम कहाँ पे टैक्सेबल होने वाली है, हाउस प्रॉपर्टी एड में सारी इनकम टैक्सेबल होने वाली है। तो आंसर कौन सा वाला सही हो जाएगा इसमें से, अपना आंसर कौन सा वाला सही हो जाएगा, ये वाला अपना आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि ओनली अपना हाउस प्रॉपर्टी एड से अपना इनकम होने वाला है। सेकंड बात करते हैं, व्हाट वुड बी द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ वैकेट रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल यूनिट हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। जो सर बच गई है, मतलब जो बच गई है कौन सी वाली, ये वाली जो 30 यूनिट्स बच चुकी है ना, जो उनको किराए पे अपन नहीं दिया है, तो इनका ट्रीटमेंट क्या होगा। मैंने आपको बताया था जब आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आता है वहां से 2 साल तक इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाता है, इनका जीएबी नील लिया जाएगा। तो कौन सा वाला ऑप्शन दिख रहा है इसमें, देखो क्या लिखा है, वैकेट रेजिडेंशियल यूनिट्स आर डीम्ड टू बी लेट आउट। लेट आउट तो मानी नहीं जाएगी, ये ऑप्शन गलत है अपना। द वैकेट यूनिट्स बोथ रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल वुड बी डीम्ड टू बी लेट आउट, ये भी गलत है। The annual value of the both vacant residential and commercial unit would be nil, यहाँ तक सही लग रहा है। Means no income is chargeable for such unit under the head income from house property, ये वाला ऑप्शन अपन को सही लग रहा है। अगला क्या है, vacant unit held as stock in trade can never be deemed as, नहीं ये वाला नहीं है, deemed तो माना जाएगा, अभी नहीं माना जाएगा, 2 साल के बाद माना जाएगा। ठीक है, what would be the full value of consideration in respect of sale of unit to Mr. Gaurav। मिस्टर गौरव को जो यूनिट बेची है ना, उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा, फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स, कितना माना जाएगा। अपने अभी यहाँ पे कंप्यूट किया था 1 करोड़ रुपए। ठीक है, 1 करोड़ रुपए अपने निकाला था, 1 करोड़ रुपए अपने क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एज्यूमिंग दैट ₹1 लाख वॉज पेड इन केस, मतलब जो उसने पे किया ना एग्रीमेंट के डेट को 1 लाख रुपया, वो केस में पे कर दिया है, अपन को ऐसा एज्यूम करना है, टू मिस्टर राम ऑन 1 नवंबर 2024 इंस्टेंट ऑफ बाई वे ऑफ अकाउंट पे चेक। अकाउंट पे चेक के अलावा क्या उसने केस में पेमेंट कर दिया, आपको ऐसा मान के आपको आंसर को सोल्व करना है। व्हाट वुड बी द इनकम चार्जेबल अंडर सेक्शन 56(2)(10), मतलब होता है ना गिफ्ट का टैक्सेशन, उसमें कितना टैक्सेबल होगा। अब मेरी बात सुनना, गिफ्ट वाला सेक्शन लगता है ना 56(2)(10), ये लगता है कैपिटल एसेट के केस में, ये लगता है कैपिटल एसेट के केस में। और अभी अपन बात कर रहे हैं, मिस्टर राम क्या करता है ना, बिल्डिंग बना के बेचता है, कॉम्प्लेक्स को बेचता है, तो उसका क्या बिजनेस है, तो ये इसका स्टॉक इन ट्रेड है। तो स्टॉक इन ट्रेड के केस में आपका 56(2)(10) नहीं लगता है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या आएगा, इसमें आपका आंसर आएगा ये वाला, नील, सिंस सेक्शन 56(2)(10) इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस केस। मतलब वो स्टॉक इन ट्रेड है भाई, कैपिटल एसेट नहीं है जो आपका 56(2)(10) लगने वाला है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला अपना आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब आपको क्या करना है ना, फटाफट से एक बार एमसीक्यूज को वापस देखना है, उसके बाद अपन क्या करेंगे ना, आगे की बात अपन करने वाले हैं। चलिए एमसीक्यू नंबर आप 7 को एक बार देख लेंगे, उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 8 का। फटाफट से आप देख लीजिए एक बार। तो चलिए केस सिनेरियो नंबर 8 अपन डिस्कस करेंगे। अब कौन सा वाला करेंगे, केस सिनेरियो नंबर अपन 8 डिस्कस करने वाले हैं। चलिए क्या लिखा है, फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26
मिस्टर सोनू सबमिट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मिस्टर सोनू ये इन्फॉर्मेशन क्या करता है, अपने सामने अपन को देता है कि आपको मेरा इनकम का कैलकुलेशन आपको करना रहेगा। पर्टिकुलर्स आपको दे रखा है, बिल्डिंग एट चेन्नई, बिल्डिंग एट कोची दे रखा है आपको। म्युनिसिपल वैल्यू दे रखा है, स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है, फेयर रेंट दे रखा है, रेंट रिसीव्ड दे रखा है, म्युनिसिपल टैक्स पेड दे रखा है। म्युनिसिपल टैक्स अपन को पेड दे रखा है, पेड बाय टेनेंट मिस्टर रामू फॉर द बिल्डिंग एट चेन्नई एंड पेड बाय मिस्टर सोनू फॉर बिल्डिंग एट कोची। अब आपको मैंने बताया था कि टेनेंट पे करता है अगर म्युनिसिपल टैक्स, उसका आपको रिडक्शन आपको नहीं मिलता है। तो कौन से वाले म्युनिसिपल टैक्स का आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा चेन्नई वाला, क्योंकि वो उसने टेनेंट ने पे किया है, तो इसका आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा, इसका आपको मिल जाएगा। रिपेयर पेड बाय टेनेंट मिस्टर रामू फॉर चेन्नई बिल्डिंग एंड मिस्टर सोनू पेड फॉर कोचिंग बिल्डिंग। मैंने आपको क्या बताया था ना, हाउस प्रॉपर्टी एक्ट में आपको ओनली 3 रिडक्शन मिलते हैं। पहला मिलता है म्युनिसिपल टैक्स का, सेकंड मिलता है आपको 30% स्टैंडर्ड रिडक्शन, और थर्ड आपको मिलता है लोन के इंटरेस्ट का रिडक्शन, जो आपने परचेज करने के लिए, रिपेयर करने के लिए लोन लिया है उसका। अब मेरी बात सुनना, जो रिपेयर का खर्चा है वो आपको दोनों को अलाउड नहीं होने वाला। लैंड रेवेन्यू पेड भी अलाउड नहीं होगा, इंश्योरेंस भी अलाउड नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड फॉर पेमेंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स पे करने के लिए आपने लोन लिया उसका ब्याज है। क्या है, ब्याज दो ही टाइप के अलाउड होते हैं, एक तो आपने कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है, या फिर आपने रिपेयर के लिए लोन लिया है। ये आपने म्युनिसिपल टैक्स पे करने के लिए लोन लिया तो ये आपको अलाउड नहीं होगा। अब नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन क्या है, लेट आउट फॉर रेजिडेंस, उसने लेट आउट किया रेजिडेंस के लिए, और उसने दूसरा क्या किया, लेट आउट किया बिजनेस पर्पज से उसने लेट आउट किया है। दोनों ही इनकम पता है आपके हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होती है, क्योंकि इसका ये बिजनेस नहीं है रेंट पे देने का। अगर रेंट पे देने का उसका बिजनेस होता तब उसका एक प्रॉपर्टी क्या होता ना, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है तो वो क्या हो जाता, बिजनेस साइड में टैक्सेबल होगा, बाकी वाला उसका हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो जाता। और यहाँ पे क्या है, इसका ये बिजनेस नहीं है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ना, दोनों इसके हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो जाएंगे। अब आगे क्या लिखा है, मिस्टर सोनू इज कंस्ट्रक्टिंग वन मोर बिल्डिंग इन मुंबई, वो मुंबई में एक बिल्डिंग और बनवा रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25। मिस्टर राजू ए फिल्म डायरेक्टर, एक मिस्टर राजू करके जो फिल्म डायरेक्टर है, टुक ऑन रेंट द बिल्डिंग, उसने क्या किया, बिल्डिंग को रेंट पे लिया, उसने क्या किया, बिल्डिंग को रेंट पे लिया है अंडर कंस्ट्रक्शन। जब बिल्डिंग बन रही थी तभी उसने रेंट पे ले लिया 5,000 रुपये पर मंथ में फॉर एज फिल्म शूटिंग। अब उसने फिल्म शूटिंग के लिए क्या था, घर बन रहा था, बिल्डिंग बन रही थी उस टाइम, क्या उसने क्या लिया, उसको रेंट पे ले लिया। पता है जब तक बिल्डिंग नहीं बनी है तब तक वो उसका रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी उसका बना नहीं है, तो हाउस प्रॉपर्टी में तो टैक्सेबल होगा नहीं ये इनकम। ये कहाँ टैक्सेबल होगा, ये इनकम आपका टैक्सेबल होगा अदर सोर्सेज में, राइट, ये आपका इनकम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। द कंस्ट्रक्शन The construction of the said building would be completed by अप्रैल 2025। इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ अप्रैल 2025 में, इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है। मिस्टर सोनू इज ए रियल एस्टेट डेवलपर एंड लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टीज नॉट द बिजनेस ऑफ मिस्टर सोनू। मतलब प्रॉपर्टीज को रेंट पे देना उसका बिजनेस नहीं है, तो ये दोनों ही इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी, ये दोनों की इनकम इसकी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो जाएगी। तो अपन इनकम का कंप्यूटेशन कर लें, कैसे करेंगे, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, तो म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट विच एवर इज हायर, यानी कि 35,000 और 31,000 विच एवर इज हायर। और सेकंड घर की बात करें तो वो 80,000 और 82,000 विच एवर इज हायर। तो यहाँ आ जाएगा अपना 35,000, यहाँ अपना आ जाएगा 82,000, राइट। फिर अपन करेंगे जो आया है अपने यहाँ पे वैल्यू जो आया है उसको को अपन कंपेयर करने वाला है स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट अपना कितना है, 36,000 और 70,000 विच एवरेज लोअर जो होगा ना वो अपना बनेगा एक्सपेक्टेड रेंट। ये बन जाएगा अपना एक्सपेक्टेड रेंट, कितना आएगा 35,000, यहाँ पे अपना 70,000, राइट। एक्सपेक्टेड रेंट को अपन किससे कंपेयर करेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट को अपन कंपेयर करने वाले हैं एक्चुअल रेंट से। एक्चुअल रेंट कितना है अपना, जो अपने एक्चुअल में रिसीव्ड हुआ है वो अपना हुआ है 38,000 और 68,000। इन दोनों में से जो विच एवरेज जो हायर होगा वो बनेगा अपना जीएवी। तो जीएवी अपना आएगा 38,000 और यहाँ पे आएगा अपना 70,000। इसमें से अपन लेस कर देंगे म्युनिसिपल टैक्स, जो किसने पे किया है, जो ओनर ने पे किया है। तो पता है चेन्नई वाले हाउस का तो किसने पे किया है, टेनेंट ने पे किया, उसको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, इसको कोई भी डिडक्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा। बट जो कोची वाला हाउस है उसका उसने खुद ने पे किया है, 4,000 रुपये उसको डिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो उसका अनेवी आ जाएगा यहाँ पे, तो उसका अनेवी आ जाएगा 38,000 और 66,000। उसमें से अपन लेस कर देंगे 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो कितना आएगा, 38,000 का 30% कितना होता है, 38,000 का 30% कितना होता है, 11,400। और यहाँ उसका हो जाएगा
19,800। ठीक है, तो अपना आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट का डिडक्शन तो इनके पास कुछ है नहीं, ये म्यूनिसिपल टैक्स वाला मिलेगा नहीं, बाकी कोई इंटरेस्ट का इनके पास डिडक्शन है नहीं, तो अपना इनकम आ जाएगा हाउस प्रॉपर्टी एड से 11,400, 26,600, और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 66,000 माइनस 19,800, तो आएगा अपने 46,200। दोनों को ऐड कर लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, टोटल हाउस प्रॉपर्टी का इनकम आ जाएगा, टोटल हाउस प्रॉपर्टी का इनकम आएगा 72,800, राइट। अब अपन एमसीक्यूज के आंसर देना स्टार्ट करेंगे, एमसीक्यूज के अपन आंसर देना स्टार्ट करेंगे। विच ऑफ द बिल्डिंग इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कौन सी वाली बिल्डिंग का इनकम उसका हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। अब मेरी बात समझना, जो ये मुंबई वाली जो बिल्डिंग बन रही है, जो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन है, उसको बीच में उसने क्या लिया है, फिल्म वाले ने उसको रेंट पे ले लिया, वो तो अपना अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। बाकी ये जो दोनों है, एक चेन्नई वाली एक कोची वाली, दोनों क्या हो जाएगी, अपनी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो जाएगी। तो कहाँ लिखा है, बिल्डिंग, बोथ बिल्डिंग एट चेन्नई एंड कोची, ये अपने हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो जाएगा। Which of the following payment expenditure is allowable as deduction while computing income under the head income from house property incurred in respect of building at Chennai and Kochi। अब पता है आपको कोई भी दूसरे खर्चे का आपको डिडक्शन नहीं मिलता है एक्सेप्ट थ्री, कौन सा, एक तो इंटरेस्ट, सेकंड आपको मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, और थर्ड आपको मिलता है म्युनिसिपल टैक्स। अब म्युनिसिपल टैक्स पता है आपको चेन्नई वाले का नहीं मिलेगा क्योंकि वो टेनेंट ने पे किया है, तो आपको कोची वाले का ओनली म्युनिसिपल टैक्स मिल रहा है, इंटरेस्ट इनका है नहीं, और स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलता है। तो यहाँ पे देखो कहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन दिख रहा है, आपको डिडक्शन मिलेगा म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय सोनो, ये नहीं मिलेगा, म्युनिसिपल टैक्स और लैंड रेवेन्यू को तो मिलेगा ही नहीं ना, ओनली म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय मिस्टर सोनू, ये वाला सही है। जो कोची में सिर्फ ओनर ने जो पे किया उसी का आपको डिडक्शन मिलेगा, बाकी मिस्टर सोनू को ओनर है उसका प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो अपना सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अंडर विच हेड ऑफ इनकम द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर राजू वुड बी टैक्सेबल, वुड बी चार्जेबल टू टैक्स, जो मिस्टर राजू से पैसा मिला, मतलब वो फिल्म वाले से जो पैसा मिला रेंट का, वो कौन से हेड में टैक्सेबल होगा, वो अपना अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होने वाला है। What is the amount chargeable to tax under the head income from house property in the hands of Mr. Sonu for the previous year 24-25, कितना होगा, अपन ने अभी कंप्यूटेशन किया 72,800, 72,800 अपना ए वाला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ तक अपना एमसीक्यू नंबर 8 कंप्लीट होता है, यहाँ पे अपना एमसीक्यू नंबर 8 कंप्लीट होता है। अपन अब बात करेंगे एमसीक्यू नंबर आगे 9 वाली, ठीक है। तो फटाफट से एमसीक्यू नंबर 8 आपका देख लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 9 का। चलिए